हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का वायरल पेपर जो 100% आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। और इस वीडियो में हम एक नंबर वाले सारे प्रश्नों का हल विस्तार पूर्वक करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वायरल पेपर है, 100% यही प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न एक में हमें दिया गया है फ्रेंड, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है, बहुपद x स्क्वायर ऋण 1 के शून्यक हैं। यानी कि फ्रेंड्स हमें बताना है कि बहुपद x स्क्वायर -1 के शून्य कौन सा होगा इन दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन अ दिया गया है 1 ऋण 1, ऑप्शन ब दिया है ऋण 1 ऋण 1, ऑप्शन स दिया है 1 और 1 और ऑप्शन द दिया गया है 0 और 1। तो बहुपद फ्रेंड देखो, तो बहुपद के शून्यक, शून्यक यानी कि क्या होता है, हमें यहाँ पे x स्क्वायर की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखना है जिससे इसका मान शून्य हो जाए फ्रेंड। तो क्या क्या रख सकते हैं, देखो तो इसे आप लोग सोच के ही बना सकते हो फ्रेंड। एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर क्या होगा, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक और ऋण एक है, दोनों मिल करके शून्य हो जाएगा फ्रेंड। तो क्या हो गया, ये एक एक इसका शून्यक है फ्रेंड। इसी प्रकार दूसरे को भी रख के देखे तो देखो यहाँ पे क्या है, ऋण वन को भी एक सा की जगह रखेंगे तो ये ऋण एक का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड। और ऋण एक का स्क्वायर क्या होता है, +1 हो जाता है फ्रेंड, है ना। यानी कि ऋण एक, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऋण एक गुणा ऋण एक, तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा और एक का एक। तो यानी कि फ्रेंड हम इसे भी यहाँ पे रखेंगे तो भी 0 हो जा रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन अ राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यानी कि बहुपद x स्क्वायर ऋण 1 के शून्य कौन सा होगा, 1 और ऋण 1 फ्रेंड। ठीक है, इसी तरीके से इसको बहुपद वाले में अच्छे से समझाया हूँ फ्रेंड। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बहुपद वाले वीडियो को देख सकते हो। और ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा फ्रेंड, तो ऐसा क्वेश्चन तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो प्रश्न 2 दिया है, 5 और ऋण 3 का समांतर माध्य होता है। देखो फ्रेंड, ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, समांतर माध्य से भी क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो देखो फ्रेंड, इसे भी ज्ञात करना बहुत आसान होता है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, जो भी आपको वैल्यू दिया गया है, जैसे कि 5 दिया है, 5 और इस 3 को जोड़ देंगे, यानी कि जो भी संख्या दिया गया उसे जोड़ देंगे। तो ये ऋण 3 दिया गया है फ्रेंड, तो ऋण का ऋण ही हो जाएगा जोड़ने के लिए, और ये 3 और क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, ये हो गया 2 फ्रेंड। अब इसे थोड़ा सा हल कर लीजिए, 5 में से ऋण 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और बटे में हो जाएगा 2 फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, कट के 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी फाइनली हमें मिला फ्रेंड 1। तो देखो ऑप्शन में हमें 1 किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन अ में ही देखने को मिल रहा है फ्रेंड। 1 है, फिर 2 0 और ये ऋण 1 है, तो हमें क्या मिला, 1 मिल रहा है प्लस का। तो हमारा इसमें भी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, आइए इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, tan 60 अंश गुणा cot 60 अंश का मान होगा। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे हमें दिया गया है tan 60 अंश गुणा cot 60 अंश। तो यहाँ से देखो फ्रेंड, क्या होता है, tan और cot में रिलेशन क्या होता है कि tan थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया है फ्रेंड, यानी कि कोण की जगह 60 अंश दिया गया है, और ये हमने यहाँ पे ले रहे हैं tan थीटा। तो देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा और cot थीटा में क्या रिलेशन होता है, तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के फ्रेंड। ये इस तरीके से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा बराबर रख सकते हैं 1/cot थीटा फ्रेंड, या फिर इस cot थीटा बराबर रख सकते हैं 1/tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, चलो सपोज मान लेते हैं कि tan थीटा बराबर हम रख रहे हैं 1/cot थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/cot थीटा का मान 60 अंश दिया है फ्रेंड, तो ये 60 अंश, गुणा का चिन्ह है गुणा, और फिर है ऑलरेडी cot 60 अंश। तो ये देखो फ्रेंड, ये ऊपर में है ये नीचे में, दोनों कट जाएगा, और कितना बचा हमारे पास 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा 1। तो देखो 1 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ब में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इसी तरीके से आपको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, इसी तरीके से आपको दिया जाएगा जो उल्टा रहेगा फ्रेंड, और इसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, आइए इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमें दिया गया है, घनाभ में कोरों की संख्या होती है। घनाभ में कोरों की संख्या होती है, तो कितने कोर होते हैं फ्रेंड, तो कोर, चलो घन बना के देख लेते हैं घनाभ। तो ये घनाभ हम इस तरीके से बना लेते हैं फ्रेंड, ये हो गया, और ये इसी तरीके से, ये घन बन गया, ये इस तरीके से, ये घन बन गया फ्रेंड। तो इसके कोरे कहा जा रहा है हमें, तो कोर कौन सा होगा फ्रेंड, यही इसके जितने भी रेखा हैं यही कोर होगा फ्रेंड। ठीक है, तो देखो कितना मिल रहा है हमें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया फ्रेंड, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, और ये एक 12 हो गया फ्रेंड। यानी कि किसी भी घनाभ में हमें
12 लकीरें, इसी लकीरें को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, यानी कि 12 कोरे देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन अ में दिया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो घनाभ के 12 कोर होते हैं फ्रेंड। इसी प्रकार आपको हो सकता है इसके शीर्ष की संख्या पूछ दे फ्रेंड, या फिर क्या पूछ दे, फलक की संख्या या पृष्ठ की संख्या। तो पृष्ठ की संख्या होती है फ्रेंड, पृष्ठ ये है 1 2 3 4 5 और ये ऊपर वाला 6, यानी कि 6 पृष्ठ होते हैं फ्रेंड। ये सभी इसके क्या हैं, 6 पृष्ठ हैं फ्रेंड, 6 पृष्ठ होते हैं। और अगर शीर्ष बोले तो शीर्ष ये सभी बिंदु हैं फ्रेंड। 1 2 3 4 बिंदु इधर देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 4 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 4 4 8, 8 शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं और 12 कोरे होते हैं फ्रेंड। यही घनाभ की विशेषता है। ठीक है, आइए इसी प्रकार आप पांचवा देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो पांचवा प्रश्न दिया है फ्रेंड, बिंदु ऋण 2 और 4 किस चतुर्थांश में होगा। तो ये देखो फ्रेंड, हमें निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। तो चतुर्थांश जांच करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, देखो ये होता है, फर्स्ट में दिया रहता है ये एक्स है और ये दूसरा है वाई। तो देखो एक्स ऋण में है और वाई प्लस में है। तो एक्स कब ऋण में होता है फ्रेंड, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, तो यही ऋणात्मक में होगा। और ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश फ्रेंड। तो एक्स डैश जो होता है माइनस, यानी कि यहाँ पे होगा फ्रेंड माइनस में, और वाई क्या है प्लस, तो वाई प्लस ऊपर में होगा, नीचे में माइनस होगा, तो प्लस ये है फ्रेंड। तो ये देखो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि माइनस और प्लस यहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, ये पहला होता है, ये दूसरा। तो ये कौन सा हो गया, द्वितीय, यानी कि ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यानी कि बिंदु ऋण 2 और 4 किस चतुर्थांश में होगा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा फ्रेंड। आइए इसी प्रकार आप रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं फ्रेंड, यानी कि हमारा पहला आप प्रश्न का खंड ब दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो कि दिया है पहला ही रिक्त स्थान, यदि 12:6 अनुपात 1 हो तो 1 का मान खाली स्थान होगा। तो इसे हमें हल करके देखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करते हैं, चलो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ फ्रेंड। ये 12:6 दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं फ्रेंड 12/6, बराबर चिन्ह लिख सकते हैं। इसी 6 को डबल बीच में दिया रहता है फ्रेंड, उसे आपको डबल कर लेना है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6 और बटे में हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से इसे हल कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, इसे इधर पक्षांतर कर देते हैं फ्रेंड और इसे इधर। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 12 1 हो जाएगा, बराबर में 6 और ये 6 इसके साथ गुणा हो जाएगा। इस 6 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, इस 100 को इधर, तो ये हो गया 12 1 और ये 6 गुणा 6 यानी कि 6 6 का 36 फ्रेंड। अब यहाँ से 1 का मान ज्ञात करना है, तो 1 बराबर हो जाएगा 36/12। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी कि 1 का मान मिला फ्रेंड हमें 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि 1 का मान होगा 3। अब दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है फ्रेंड, यदि साइन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान खाली स्थान होगा। ये देखो इतना सिंपल क्वेश्चन। तो साइन थीटा बराबर 1 दिया है, तो कब होता है, साइन कितने अंश का मान 1 होता है, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, हम लोग क्या जानते हैं 90 अंश का। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 90 अंश, साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है, क्या होती है फ्रेंड, तो हम एक बना लेते हैं वृत्त। ये हो गया फ्रेंड वृत्त और ये हो गया उसका केंद्र। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है फ्रेंड, जो इसके केंद्र से छूते हुआ जाता है, उसी को हम वृत्त का की सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी फ्रेंड। यही तो सबसे बड़ी जीवा होती है। इधर जीवा खींचेंगे, ये तो सबसे छोटी होती है, छोटी बड़ी है ना। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। और इसी को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, इसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं फ्रेंड, व्यास। ठीक है, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा व्यास, व्यास। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा खाली स्थान हमें दिया गया है फ्रेंड, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है तो 10% खाली स्थान होगा। तो कितना होगा फ्रेंड, तो देखो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही यानी कि 3 माह में ब्याज लिया जा रहा है फ्रेंड, पर की जाती है। तो 10% क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, अगर 3 माह में हम ब्याज दे रहे हैं तो 1 साल में कितनी बार देना पड़ेगा फ्रेंड हमें ब्याज, तो जाहिर सी बात है हम 4 बार देंगे, है ना। हर 3 माह में हमें ब्याज देना पड़ेगा, तो कितने बार देंगे, 1 साल में 4 बार ब्याज देंगे फ्रेंड। तो ये हो गया 4। तो हमें इसका 10% क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी दर रहेगा, 10% वार्षिक होता है फ्रेंड, तो 10% वार्षिक है, उसी को हम 4 से भाग दे देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना त्रिमाही आधार पर की जाती है तो 10% 1/4 होगा फ्रेंड। 1/4 क्यों होगा, क्योंकि हमें साल भर में 4 बार
ब्याज देना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसका दर प्रतिशत होगा 1/4। ठीक है। आइए इसी प्रकार पांचवा खाली स्थान देखते हैं। पांचवा खाली स्थान दिया गया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई खाली स्थान होती है। तो चलो फ्रेंड इसे भी हम बना के देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कोई वृत्त। ठीक है। और क्या कह रहा है, वृत्त पर खींची गई बाह्य बिंदु, और हम ये हो गया हमारा वृत्त जिसका केंद्र ये है, और इसी से हम लोग एक बिंदु मान लेते हैं कि ये एक कोई बिंदु है जो क्या है, वृत्त से बाह्य बिंदु है फ्रेंड। ये वृत्त है, इससे बाहर है। अब क्या करते हैं, इसी में स्पर्श रेखा खींच के देखते हैं। तो ये हो गई स्पर्श रेखा, ये इस तरीके से गया, और एक और स्पर्श रेखा खींच लेते हैं ये इस तरीके से। तो ये देखो फ्रेंड, आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप कहीं पे भी वृत्त के बाहर कोई बिंदु लें और उससे स्पर्श रेखा खींचते हो तो ये इस तरीके से स्पर्श रेखा होगा, और ये हमेशा आपस में बराबर होता है फ्रेंड। कैसा होता है, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु, ये हो गया बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये बराबर हो जाएगी फ्रेंड, बराबर। ठीक है। इसी प्रकार अब आइए फ्रेंड खंडशः देखते हैं, जो कि सत्यासत्य दिया गया है। तो प्रश्न 1 का खंडशः दिया गया है, हमें सत्यासत्य बताना है। पहला प्रश्न दिया गया है, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो देखो फ्रेंड, ये सत्य है कि असत्य है। तो हमें दिख रहा है कि a1a2 बराबर है b1b2 के, और b1b2 बराबर है c1c2 के। ऐसे कंडीशन में हमें क्या मिलता है फ्रेंड, चूंकि दोनों क्या है, सभी के सभी बराबर हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसको मैंने समीकरण में अच्छे से बता दी है फ्रेंड। तो सभी के सभी बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा कि a1 b1 c1 का एक रेखा इस तरीके से बनेगा, चूंकि सभी के सभी बराबर हैं। a2 b2 c2 इसका भी रेखा इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा फ्रेंड। तब तो इस कंडीशन में हमें अनंतः अनेक हल मिलते हैं। तो इसका, और इसमें क्या दिया गया है, हमें अद्वितीय हल दिया गया है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये असत्य है फ्रेंड। क्या है, असत्य है। ठीक है। इसका हल कैसा होगा, इसका हल अनेक हल होगा फ्रेंड, चूंकि सभी के सभी बराबर हैं, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ओवरलैप है फ्रेंड। ठीक है ना। तो इसका अद्वितीय हल नहीं होगा बल्कि अनेक हल होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा दिया है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंब होते हैं। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये सत्य है कि असत्य है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये क्या होते हैं, ये होता है एक्स अक्ष फ्रेंड, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डेश, और ये होता है वाई अक्ष, ये वाई और ये वाई डेश। ये देखो फ्रेंड, तो क्या दिख रहा है आपको, ये यहाँ से ये इस तरीके से, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो कैसे दिख रहा है आपको, लंब दिख रहा है। लंब मतलब 90 अंश, 90 अंश का कोण बनता है फ्रेंड यहाँ पे, ये देखो। तो इसका मतलब क्या है, लंब है। तो इसका मतलब ये दूसरा प्रश्न कैसा हो जाएगा, ये सत्य है फ्रेंड। ये क्या हो जाएगा, सत्य, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंब होते हैं फ्रेंड। ठीक है, सत्य हो गया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, आवर्ती जमा खाता में ब्याज की दर बचत खाता से अधिक होती है। आवर्ती जमा खाता में ब्याज की दर बचत खाता से अधिक होती है। तो ये सत्य होगा कि असत्य होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी सत्य होगा फ्रेंड। क्यों, क्योंकि आवर्ती जमा खाता में आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है, जो बचत खाता है जो साधारण ब्याज होता है उससे जाहिर सी बात है आवर्ती जमा खाता में आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा फ्रेंड। आवर्ती जमा खाता में ब्याज की दर बचत खाता से अधिक होती है। ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो वे हमेशा सर्वांग सम होते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, समरूप है फ्रेंड, मान लेते हैं कि ये हमारा एक छोटा त्रिभुज है और ये एक बड़ा त्रिभुज है, दोनों क्या हैं, समरूप हैं, एक जैसे दिख रहा है। लेकिन देखो फ्रेंड, तो वे हमेशा सर्वांग सम होते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते फ्रेंड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये समरूप तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकते। सर्वांग सम मतलब होता है सभी अंगों में समान। ठीक है ना। तो समरूप तो हैं ये त्रिभुज, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसके ये सर्वांग सम क्यों नहीं है, क्योंकि इसके सभी के भुजा, सभी के अंग समान नहीं है फ्रेंड। तो इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं है। ठीक है। अगर आपसे कही इसी को उल्टा घुमा दे कि क्या सभी सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, तो ये हमेशा वैलिड रहेगा फ्रेंड। लेकिन हमें क्या दिया गया है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो वो हमेशा सर्वांग सम होते हैं, ऐसा हम हमेशा नहीं कह सकते। हो भी सकता है फ्रेंड और नहीं भी। ठीक है। सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकता, लेकिन सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होगा ही होगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये चौथा असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार आइए पांचवा और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पांचवा हमें दिया गया है, कॉस 90 अंश माइनस थीटा का साइन थीटा मान होता है। तो ये सत्य है कि असत्य है।
तो जाहिर सी बात है कॉस 90 अंश माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में, तो ये भी हो जाएगा सत्य। ठीक है, ये कॉस 90 अंश माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में, तो ये सत्य हो गया फ्रेंड। सो इस प्रकार फ्रेंड, तो अगर अब भी आपका कोई भी डाउट हो फ्रेंड तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, या फिर आपको कोई टॉपिक्स जो समझ में नहीं आ रहा है, चाहे साइंस का हो, चाहे गणित का हो, चाहे इंग्लिश का हो, आप पूछ सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शिक्षा अकेडमी को ज्वाइन कर ले फ्रेंड। और ये भी बताएं कि क्या आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए या नहीं फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।